जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने एक वीलॉग लेकर हाजिर हुए हैं। यूजुअली इस वक्त सारे मुल्क में बात जो हो रही है वो खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही है। गुजरांवाला से निकला, खान साहब पहुँचे, बंदे कितने हैं और क्या ये इस्लामाबाद पहुँच सकेगा, वफाकी हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा, इस्टेबलिशमेंट क्या सोच रही है। लेकिन इस सारी डे टू डे पॉलिटिकल गुफ्तगू में कुछ बहुत से अहम मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं और उन पर गुफ्तगू करना असल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करने के मुतरादिफ होता है। मेरे साथ जो साहब आज तशरीफ़ रखते हैं, मेहताब हैदर इनका नाम है, द न्यूज़ में काम करते हैं। और मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इकॉनमी, कॉमर्स, इंडस्ट्री के हवाले से जो एक दो रिपोर्टर्स हैं उनमें टॉप में इनका नाम आता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वो आज उन्होंने इस वीलॉग के लिए टाइम दिया। कुछ बड़े क्रिटिकल सवाल कर रहे हैं। मेहताब भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे अल्फाज अदा किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मेरे बड़े दोस्त हैं। अच्छा, आपने मुझे दोस्त भी कह दिया, बड़ा भी कह दिया, लेकिन खैर चले, तीन मौज़ूआत हैं। एक तो चाइना का विज़िट वज़ीर आज़म का, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है MBS का पाकिस्तान का विज़िट, क्या उससे नतीजा निकलेगा, हमारी डिमांड्स क्या हैं। और तीसरी जो है वो एक पेरिस में एक डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान के बड़े मुतालबात, ख्वाहिशात और ख्वाब हैं। तो आम आदमी की ज़ुबान में अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें तो इन तीनों चीज़ों की क्या सिचुएशन है? देखें, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी क्रिटिकल है। एक तरफ तो आपने पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका हवाला दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी ही वनरेबल है और उसमें ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा कि लास्ट वीक को प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के विज़िट पे गए और आज से उनका चाइना का विज़िट शुरू हुआ और एक महीने से 1.5 महीने के अंदर डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी या पेरिस में या न्यूयॉर्क में जो है वो होने वाली है। सबसे पहले तो ये जो सऊदी अरब का और चाइना का विज़िट है, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि IMF की असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को इस साल 32 से 34 बिलियन डॉलर्स चाहिए, जिसमें 23 बिलियन डॉलर्स का हमारे ऊपर लोन है और कोई 10 to 12 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है। यानी 34 अरब डॉलर हमने जनरेट करने हैं थ्रू लोन्स, थ्रू ग्रांट्स। इसमें जो सऊदी अरब का विज़िट था वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि एक तो सऊदीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में। एक ग्वादर के अंदर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और एक रिफाइनरी की बात हो रही है जिस पे 10 to 12 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो 5 से 6 साल उसको लगेगा इन्वेस्टमेंट को पूरा मटेरियलाइज करने में। हमें फौरी तौर पे जो सऊदी अरब से मदद चाहिए वो ये है कि एक तो डेफर्ड पेमेंट पे वो पहले ही 100 मिलियन डॉलर्स पर मंथ दे रहे हैं, हम उसमें एडिशनल की तवक्को रखते हैं। और साथ साथ उनका रोल ओवर है जो कि दिसंबर में ड्यू है 3 बिलियन डॉलर्स का, तो हम ये चाहते हैं कि एक तो उसको रोल ओवर किया जाए और कुछ एडिशनल अमाउंट भी शायद जो है वो MBS जब आए पाकिस्तान में तो उसके ऊपर बात हो, लेकिन अभी इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जो चाइना का विज़िट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत ही मेन्यू, एक फुल ऑफ प्लेट लेकर प्राइम मिनिस्टर उनका डेलीगेशन गए हैं। उसमें हम एक तो CPEC को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन उसकी रिवाइवल जो है वो एक यानी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उनकी मेजर चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो ML1 जो काफ़ी अरसे से एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था, उसकी कल ही एक्नेक ने अप्रूवल दी है और उसकी कॉस्ट जो 6.3 बिलियन डॉलर्स थी अब बढ़कर 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और उसमें से कुछ कंपोनेंट्स निकाले भी हैं। तो ये कॉस्ट ओवर रन जो है वो भी हुई है, चूँकि जब आप प्रोजेक्ट्स को डिले करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कराची सर्कुलर रेलवे भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें चाइना से डेट रीशेड्यूलिंग रिक्वायर्ड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 14.3 बिलियन डॉलर 14.6 बिलियन डॉलर्स का लोन रीपे करना है पाकिस्तान ने, जिसमें 5.8 बिलियन डॉलर्स बायलैटरल लोन है जिसमें कमर्शियल लोन भी शामिल है, 4 बिलियन डॉलर्स का स्वैप है 4.5 बिलियन डॉलर्स का और कुछ 4 बिलियन डॉलर्स का उनका डिपॉजिट है, सेफ डिपॉजिट।
तो ये मिलाकर कोई 14.6 बिलियन डॉलर्स है, और ये पाकिस्तान चाहता है कि 23 जून तक जो हमने पैसे देने हैं उसकी डेट रीशेड्यूलिंग जो है वो कर दी जाए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, पाकिस्तान के जो एस्टिमेटेड लॉसेज हैं वो कुछ 30 बिलियन डॉलर्स के लॉसेज हैं, और हम जो डोनर्स से कह रहे हैं इनिशियल स्टेज पे कुछ 16.4 बिलियन डॉलर्स की हमारी रिकन्स्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो अब देखना ये है कि ये तीनों चीज़ें अगर मटेरियलाइज होंगी, अगर होंगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। और हम इस टाइम IMF का प्रोग्राम रिवाइव होने के बाद और ADB की 1.5 बिलियन डॉलर्स मिलने के बाद भी हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 8.9 बिलियन डॉलर्स के पास खड़े हैं, जो कि मुश्किल से 2 महीनों की इंपोर्ट्स कवरेज के लगभग है। तो सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, बड़ी रिस्की है। एक तरफ इमरान खान साहब का मार्च है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें हैं, और दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अच्छा, ये चाइना के विजिट के हवाले से अब ज़रा इस बात को खोलते हैं। जाहिर है चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंसर्न्स होंगी गुज़िश्ता 4 साल में जो CPEC के साथ हुआ, और क्या वो दोबारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करने को तैयार होंगे? देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ऐसे वक्त में कि जब पॉलिटिकल ट्रांजिशन का टाइम है, यानी इसी अगले साल के दौरान आपको पता है कि अगर ये हुकूमत टाइम पूरा भी करती है तो तब भी अगले साल इलेक्शंस का साल है। तो मैं समझता हूँ कि उनका अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तो ट्रस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम हमें राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ के साथ उनके पास जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको कन्विंस करें। एक तो CPEC पे उनके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। आप ये देखें कि IPPs के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी रीपेमेंट्स जो है टाइम पे नहीं हुई। 250 से 300 अरब रुपए के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि हुई है। और कल ICC ने इसकी एक और भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी को अप्रूव किया है। उन्होंने रिवॉल्विंग फ़ंड की जो समरी थी, पाकिस्तान रिवॉल्विंग फ़ंड, उसकी समरी जो है वो भी अप्रूव की है, और उसके लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट 50 अरब रुपए रखी है, यानी 50 अरब रुपए भी उन जो चाइनीज़ IPPs हैं उनको रिलीज़ होंगे। और ये बहुत अरसे से उनका मुतालबा था जो पिछले 4-5 साल में जो है वो नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें पॉजिटिव साइड भी जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है कि CPEC को रिवाइव करना भी चैलेंज है, और ये जो डिपॉजिट्स का रोल ओवर और ये जो डेट रीशेड्यूलिंग है, ये सारे के सारे हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक ज़माने में जब PMLN की हुकूमत थी, बड़ा हम सुनते थे कि गेम चेंजर है CPEC और पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। वो प्रोजेक्ट अगर उस स्टेज पर उसी शक्ल में चलता तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या होता? देखें, बुनियादी तौर पे जो उस प्रोजेक्ट की बुनियादी बात थी वो ये थी कि हमने एक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करनी थी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की तरफ आना था। 2018 में मैं चाइना गया था इलेक्शन से पहले, 1 माह का ट्रेनिंग प्रोग्राम था चाइना डेली के साथ मिलके। तो उसमें सिर्फ बीजिंग में 80,000 इंडस्ट्री उनकी बंद हुई थी, और वो उस टाइम ये प्लान कर रहे थे कि अगर कुछ हज़ार इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में रीलोकेट हो जाए तो हम जो हमारी एक्सपोर्ट्स का इशू था उसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बाद एक्सपोर्ट्स की तरफ ही जानी थी वो सारी की सारी चीज़ें। तो हमारे जो ये चैलेंजेस थे शायद इनको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में वी हैव मिस्ड द ट्रेन। हम वो टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब दोबारा से उनको रेलेवेंट करना, उनको कन्विंस करना ये शायद इतना आसान नहीं है, चूँकि हम 2 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक की पॉलिसी है हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर। तो इसकी वजह से चाइनीज़ का तो आपको पता है कि मुझे याद है कि मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने एक शंघाई शहर जो है नया बसाने की बात की थी। मैं दोबारा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन 5 से 6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर उनका मंसूबा था कि पूरे का पूरा एक नया शहर बसा लेंगे। हालांकि कोविड वहाँ पे भी आया, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इस तरह से डिलेज का। अच्छा, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और मुझे ये पता है कि आप एज जर्नलिस्ट अपनी इंटेग्रिटी पर, हक गोई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपका हुकूमतों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, आप इकॉनमी को बड़ी अमीक निगाह से देखते हैं। तो अभी तक इस हुकूमत की, इमरान खान के दौर में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, अभी तक इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, फुर्तियाँ तो बढ़ी हैं, तेज़ियाँ तो बढ़ी हैं, लेकिन अभी दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए हैं। इस कारकर्दगी को आगे क्या होना है वो अलग बात है। अभी तक 6 माह की कारकर्दगी को आप किस तरह जज कर? देखिए, बुनियादी तौर पे एक काम इन्होंने किया है, और वो ये किया है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव करवा लिया है, लेकिन
बाकी जो पाकिस्तान के बुनियादी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि तवक्को थी कि ये लिक्विडिटी, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है पाकिस्तान इस टाइम, उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका और इन्फ्लेशन के ऊपर भी काबू नहीं पाया जा सका। आज की इन जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो आप दोबारा देखें तो पिछले महीने 23% के लगभग थी, 23.2% थी, इस महीने 26% को क्रॉस कर गई है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे गरीबों की तादाद इतनी ज़्यादा हो, वहाँ पे 26% इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन 40% से भी ज़्यादा, मैं समझता हूँ गरीब की हालत बहुत बुरी हो गई है। अच्छा, ये क्या ये ठीक कर सकते हैं और नहीं कर रहे? एबिलिटी का मसला है या हालात ही ऐसे हैं कि ये नहीं ठीक कर सकते? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर ये इस टाइम चाइना और सऊदी अरब से मदद नहीं आती, और IMF का भी आपको पता है कि 15 नवंबर के लगभग से उनके साथ टॉक्स शुरू होने वाली हैं, तो अगर ये चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं होती तो दोबारा से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा हो जाएगा। लेकिन डार साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि मैंने 1998 में भी डिलीवर किया था और 2013 में भी डिलीवर किया था, आप मेरे ऊपर यकीन करें और मैं आपको ये यकीनदानी करा रहा हूँ कि ये जो हमारी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम पूरी कर लेंगे। लेकिन ख़तरा इस टाइम ये है कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं, एक सो कॉल्ड हकीकी मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है और अब पता नहीं आगे उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल सिचुएशन भी फ्लूइड है और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, आपने कहा कि डार साहब जो है वो कहते हैं कि आप उनके ऊपर एतबार करें तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आप एज सहाफ़ी या बाकी लोग शायद डार साहब की प्रीवियस परफॉर्मेंस के हवाले से एतबार कर सकें, लेकिन इकोनॉमिक्स की कुछ इकोनॉमी की रियलिटीज़ होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ रियलिटीज़ होती हैं। क्या वो रियलिटीज़ आपको लगता है कि डार साहब के बयान के मुताबिक उन पर एतबार करेंगी? देखें, ये बड़ा आपने क्रिटिकल और बड़ा मुश्किल सवाल है, चूँकि अगर वो परफॉर्म ना कर सके और हुकूमत भी उन्होंने जून तक चलाई तो शायद उनका जो कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल है उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़े, और एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। क्या ये हुकूमत अपना टेन्योर वाकई कंप्लीट करेगी? क्या उनको जो है वो वाकई जून का अगला बजट पेश करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे? शायद वो पहले इलेक्शन की तरफ जाए। इस टाइम मैं एक बात जो है वो आपको बता सकता हूँ और प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि फौरी तौर पे हमें 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। अगर वो मिलती है तो चीज़ें स्टेबलाइज रहेंगी, अगर वो नहीं मिलती तो आप ये देखिएगा कि ये जो रुपया आपने देखा कि नीचे आना शुरू हुआ था वो पहले ही रिबाउंड होकर ऊपर जाना शुरू हो गया और फिर इन चैलेंजेस पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, difference between Miftah Ismail and Ishaq Dar and why Miftah Ismail had to go? देखें, मुझे जो बुनियादी डिफरेंस नज़र आता है वो ये है कि डार साहब एक तो पॉलिटिकल जो उनकी जो एक्सेस है वो प्राइम मिनिस्टर तक और उनकी फैमिली तक बहुत ज़्यादा है, और वो पूरे एतमाद के साथ जब भी किसी जगह बैठते हैं तो कहते हैं कि मैं ये बात आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ तो मैं इसको पूरा करूँगा। उनको पहले अपने पॉलिटिकल अलाइज को भी जो है वो साथ चलाना पड़ता था मिफ्ता साहब को, और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल फैमिली थी मियाँ साहिबान की उनको भी कन्विंस करना पड़ता था। तो डार साहब को ये एडवांटेज है कि उनकी पॉलिटिकल बैकिंग भी ज़्यादा है, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरे मैं इंसाफ के साथ बात करूँगा कि जितने मुश्किल हालात में मिफ्ता इस्माइल साहब ने परफॉर्म किया था, शायद इसके अलावा कोई हल भी नहीं था जो उन्होंने काम किए थे। अच्छा, एक सवाल जो कॉमन मैन के लिए, हमने सुना कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो कहा गया कि हमने 5.8 या 6 पे ग्रोथ रेट पे छोड़ा। इमरान खान साहब गए, वो कहते हैं कि हमने भी 6 के ऊपर छोड़ा। फिर जब 6 से तो आगे जाना चाहिए ना, दोनों सूरतों में हम आके वापस फिर 0 पे या नील पे शुरू कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो बुनियादी तौर पे फंडामेंटल्स हैं वो ठीक नहीं है। जब आप फंडामेंटल्स पे आप अपनी इकॉनमी को नहीं चलाते, हम इकॉनमी को कैसे चलाते हैं? आम आदमी की ज़ुबान में ये है कि जब हम अपने मुल्क में रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर सकते तो हम बाहर से रिसोर्सेज लाकर अपनी इकॉनमी को एक पुश जो है फैक्टर के ज़रिए उसको ग्रोथ जो है वो लाते हैं, और वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। जब वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती तो वापस हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे उधारे पैसे लेकर
एक नई गाड़ी खरीद लूँ और उसके बाद जब गाड़ी खरीद लूँ तो उसकी किस्तें देने के पैसे मेरे पास ना हो, तो वो मेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी और वो जो पैसे हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक नहीं कर रहे और वक्ती जो विंडो ड्रेसिंग है उसके ज़रिए अपने आप को खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। तो ये विंडो ड्रेसिंग चलती नहीं है, ये हर 2-3 साल के बाद ग्रोथ देती है, तो ग्रोथ के बाद दोबारा से हम वापस उस पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब का जो 6% ग्रोथ थी, इसमें मुतअद्दिद फैक्टर्स हैं ये जो मैंने बयान किए हैं, लेकिन एक और फैक्टर भी था, उन्होंने रीबेसिंग कर दी थी, बेस ईयर चेंज किया। बेस ईयर चेंज किया था। तो बेस ईयर चेंज करने के नतीजे में आपकी इकॉनमी बेसिकली बैलून कर जाती है, तो वो बेसिकली बैलूनिंग थी। इसका तरीका कार ये होता है कि आप नई बेस पे भी ग्रोथ का फिगर दिखाएं या पुरानी बेस पे भी दिखाएं। तो अगर पुरानी बेस पे दिखाते तो ये 6% ना होती, उस पे क्या थी? उस पे कम थी, इससे मुझे एग्जैक्टली वो फिगर याद नहीं है, लेकिन उससे कम थी, 5% के लगभग थी, 6% नहीं थी कम से कम। अच्छा, ये बड़ा, फिर ये जीरो पे क्यों चले जाते हैं अगले साल जब हुकूमत चेंज होती है? उसकी बुनियादी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि मैं उधार लेकर अगर अपनी ग्रोथ मुझे आपको नज़र आती है, मैं नया मकान भी ले लेता हूँ, नया घर भी ले लेता हूँ, नई गाड़ी भी ले लेता हूँ, लेकिन वो सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है कि मेरे पास वो वसाइल बुनियादी मुयस्सर नहीं है कि जहाँ से मैं अपनी ग्रोथ के उस मोमेंटम को आगे लेकर जा सकूँ। तो हमारे लिए बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि इस मुल्क में सेविंग्स रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट को लाने की ज़रूरत है, इस मुल्क में टैक्स का कल्चर पैदा करने की ज़रूरत है और इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक हम ये 3-4 काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगी। अच्छा, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने बड़ा नारा सुना कि स्टेट बैंक जो है वो IMF को बेच दिया गया और स्टेट बैंक जो है अब एक रियासत के अंदर रियासत बन गई, ऐसे बड़े पॉलिटिकल नारे सुने। फिर हमने ये भी सुना कि स्टेट बैंक अब भी उसी हालत में है, ये कोई चेंज नहीं कर सके। इज़ दैट ट्रू? देखिए, बुनियादी तौर पे वो जो स्टेट बैंक का लॉ था उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी की गई जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ठीक नहीं थी। आप स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात करें, लेकिन अगर आप फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड को ख़त्म कर देंगे जो कि लॉ के तहत ख़त्म कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ठीक नहीं है। बुनियादी, और अगर आप ज़ीरो बोरोविंग आपने करनी है स्टेट बैंक से, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आप उसको क्वार्टरली अगर करते तो ज़रा मुनासिब था। मसलन अभी आप देखें सैलाब आ गया, तो सैलाब में आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और आप IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि बड़ा वनरेबल है, क्लाइमेट चेंज आपको पता है इतनी है, तबाही बर्बादी अभी देखें आप जो सैलाब के बाद सूरत हाल पैदा हुई, ये बात ठीक है कि क्वार्टरली आप उसको ज़ीरो पर लेकर आए, यानी आप फौरी तौर पे अगर आपको पैसे ज़रूरत हो तो आप स्टेट बैंक से ले लें, लेकिन क्वार्टर एंड पे आप उसको ज़ीरो पर करें। तो ये बुनियादी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक का जो लॉ था उसके अंदर नहीं थी। PMLN का वैसे वादा था कि वो उसको रिवर्स करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं कर सके। अच्छा, सैलाब ज़दगान के हवाले से हमने बड़ा सुना कि दुनिया में इतनी कमिटमेंट हो गई, पाकिस्तान को इतने डॉलर आ रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी सुना कि वो सारी कमिटमेंट ही हैं, उसमें से मटीरियलाइज कुछ नहीं हुआ, हालांकि हम FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल आए और पैसे भी कहने को हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो क्यों नहीं वो चीज़ें मटीरियलाइज? क्या पाकिस्तान पे कोई शकूक व शुबहात हैं? एक तो मैं आपको बताऊँ, देखे 2-3 मसाइल हैं। एक तो डोनर्स की फिटीक भी है। डोनर्स फिटीक से मुराद ये है कि उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन के अंदर और वो वहाँ पे ज़्यादा एंगेज्ड है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि ये एक ऐसे वक्त में ये सैलाब की सूरत हाल आई है जब पूरी दुनिया में कोविड के बाद उनकी अपनी सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हुई और वहाँ पे इस टाइम यूरोप और अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन डबल डिजिट के करीब है या डबल डिजिट से ज़्यादा है। तो वहाँ पे अपने उनके इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बड़ी जो है वनरेबल है। ये बात ठीक है कि फ्लैश अपील पे 18 मिलियन डॉलर्स की जो है वो हुई थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले तक जो मैंने चेक किया था, कोई बुनियादी तौर पे 88 मिलियन डॉलर्स जो है वो कैश और क्लाइंट्स की सूरत में आए हैं। कमिटमेंट्स हैं, लेकिन ये मुतअद्दिद फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक नहीं है। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी पेरिस या न्यूयॉर्क में, उसमें तवक्को है कि वो काफ़ी जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं उसके करीब करीब जो है वो जाने की डोनर्स कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मेहताब भाई,
और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे गुफ्तगू का मौका मिलता रहेगा, वो ये है, और वो आम सा सवाल है, आप सारा दिन उसका सामना करते रहते होंगे, वो ये है कि रियासत का तो बुनियादी काम है आम आदमी की फलाह। वो इमरान खान के दौर में क्या होनी थी, वो इधर आके और महंगाई हो गई, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं। आपके जहन में कौन से इक़दामात इनके इख्तियार में हैं कि जो गरीब आदमी की अजियत है वो कम हो? देखिए, मैंने वो जो डॉलर्स इन फ्लोज का आपसे जिक्र किया था कि डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है पाकिस्तान, और ये सऊदी अरब और चाइना के पास गए हैं, और IMF का प्रोग्राम भी 15 के लगभग, नवंबर के लगभग टॉक्स शुरू होंगी। तो ये सारे इकदाम करें ताकि फंडामेंटल्स ठीक हो। अगर डॉलर इनफ्लोज 5 to 7 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर्स तक ये मटेरियलाइज कर लेते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। फिर ये रुपए को जो उसके रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या 200 से नीचे उस पर लेकर आएँ। जब उसको नीचे लेकर आएंगे तो आप यकीन करें कि इन्फ्लेशन का ये जो प्रेशर नज़र आ रहा है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन कम होगी तो मैं समझता हूँ कि ये इस पोजीशन में होंगे कि ये अपने नैरेटिव को बेच सके, वरना इनको पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मैंने ना बहुत ही पाकिस्तान के बड़े जो है इकॉनमी को समझने वाले साहब से अभी आपकी बात करवाई। मेहताब साहब हमारे सामने बैठे हैं। हर बात का जो क्रक्स निकलता है ना वो ये है कि मुल्क को अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आजकल GT रोड पर सड़कों पर हो रहा है, जो तबाही हो रही है, जिस तरह दुनिया जिन नज़रों से हमें देख रही है, इसका इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को अपने तशख़्ख़ुस के तौर पर, इस्तेहकाम के तौर पर और माशी मंसूबों के हवाले से भी नुकसान होगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।